आखिर आप एसआईआर क्यों नहीं करवा रहे हैं असम में? बाकी जगह आप करवा रहे हैं, वहां एसआर का नाम लें, कुछ और नाम लें, लेकिन असम में आप नहीं करवा रहे हैं। असम में जो फॉर्म भरवा रहे हैं, आप किस ढंग का फॉर्म भरवा रहे हैं? और यहां जो फॉर्म भरवाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, दूसरे राज्यों में, 12 राज्यों में जहां है, उस फॉर्म को देखिए तो कितनी, और उसमें वो लोग, हम जैसे लोगों को कितनी मुश्किल हुई 2003 के उस वोटर लिस्ट को खोजने में। तो इसलिए परेशानी है। और जो बात अंशु जी कह रही थी बहुत इंपॉर्टेंट, कि अब जनता को अपना अस्तित्व यहां साबित करना है, अपने आप को साबित करना है कि हम इस देश की जनता हैं, इस देश के नागरिक हैं हम। जब आपको अपने आप को नागरिक साबित करना है, तब तो फिर परिस्थितियां किस दिशा में जा चुकी हैं। लेकिन निराशा नहीं है संजय जी, मैं निराशावादी हूं भी नहीं, मैं निराश कभी नहीं रहता। और मुझे एक छोटा सा आप कमेंट क्लोज कीजिए, फिर जल्दी से अमलेंदु जी के पास आता हूं। और जब देश की जनता बागडोर अपने हाथ में लेती है ना, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, या रशिया, अमेरिका और यूरोप में इतनी क्रांतियां हुई, इन सबको आप देख लीजिए। क्रांतियों का, और इसी देश में हमने देखा है, इस देश में हम लोगों ने अंग्रेजों को कैसे भगाया, उन्हीं क्रांतियों के दम पे भगाया है। ऐसे नहीं भागे अंग्रेज यहां से। क्लोज कीजिए, फिर जल्दी से अमलेंदु जी के पास आता हूं। जनक है, और जो हो रहा है वो अति है, और वो मैंने उसमें कुछ छिपा हुआ नहीं है। शर्मनाक ये है कि कुछ छिपा हुआ नहीं है, और जो लोग कर रहे हैं, मैंने आंख मूंद करके 5 भारत रत्न दे दिया गया 1 साल में, और उसके बाद फिर कोई भारत रत्न के लायक है ही नहीं। तो हम क्यों नहीं माने कि वो भारत रत्न चुनाव के लिए दिया गया? और जिन 5 लोगों को दिया गया वो देख लीजिए, 5 वोटर वर्ग हैं अलग अलग, एक दक्षिण भारत से, एक बीजेपी का नाराज खेमा वगैरह वगैरह, एक कर्पूरी ठाकुर। ये सब करते रहेंगे। अब यहाँ तो 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं, 5 भारत रत्न दे दिए तो क्या हो गया? किया जा रहा है, खुलेआम हो रहा है। 1.25 करोड़ महिलाओं को, कितनी खराब है जी, 1.25 करोड़ महिलाओं को आप 10-10 हजार रुपए बांट दिए और कह दिए। उसके बाद अंशु जी बता भी रही थी कि अभी पिछले दिनों क्या चल रहा है, लाइन में लगे हुए हैं महिलाएं जो नाराज हैं, जिनको नहीं मिला। हम लोग भी थे बिहार चुनाव के समय, हम लोगों ने भी काफी महिलाओं से चर्चा की, बातें की कि किसी की बहू को मिल गया, सास को नहीं मिला, तो सास और बहू में लड़ाई हो गई। तो ये भी है। तो बहनों में लड़ाई हो गई कि तुमने मेरा फॉर्म नहीं भरा इसलिए मुझे नहीं मिला और तुमने खुद ले लिया। तो ये है। खैर संजय जी आएंगे, संजय जी आते हैं दोबारा जल्दी से। अमलेंदु जी, निराश और हताशा इनसे बाहर निकलते हैं हम, और थोड़ा आगे की, और खासकर इस संसद सत्र कैसे देखते हैं? इस सत्र को परसों से शुरुआत है, पहला दिन हो सकता है। शकील जी तो रोज शाम को बैठेंगे ही, बताएंगे ही कि अंदर खाने चल क्या रहा है, लेकिन बाहर जो कुछ चल रहा है, और उसी में हमने देखा कि संसद से सड़क तक, सड़क नहीं बल्कि हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा था, शकील जी थे उसके गवाह, कि एक साथ विपक्ष के सारे सांसद गिरफ्तार हुए थे। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार कि विपक्ष की सांसद, तमाम सांसद गिरफ्तार कर लिए गए थे उसी पार्लियामेंट के का जो वो है थाना है वहां पे। ऐसे ही देखेंगे हम फिर। बिल्कुल राजीव जी, ऐसे दृश्य भी आ सकते हैं, और ऐसे दृश्य अगर नहीं आएंगे तो कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में नहीं आएंगे, इतना तो आप तय मानकर चलिए। संसद के बाहर प्रधानमंत्री भाषण अवश्य देंगे, बाहर कांग्रेस का विभाजन भी करवाएंगे, बाहर खरी खोटी भी सुनाएंगे, और बताएंगे कि विपक्ष को जो है वो नकारात्मक राजनीति छोड़ दे, सकारात्मक राजनीति मोदी जी करते हैं, कभी कट्टा लहराते हैं, कभी गोली चलवाते हैं, कभी सिक्सर चलवाते हैं, तो ये सब काम सकारात्मक राजनीति है। तो यही सब करने की सलाह प्रधानमंत्री संसद के बाहर खड़े होकर देते हुए नजर आएंगे। लेकिन राजीव जी, विपक्ष भी इस बार मुझे लगता है कि तैयार है, और चोट खाने के बाद और ज्यादा सतर्क हो गया है। क्योंकि जब पिछला सत्र था राजीव जी, तो उस समय बिहार का चुनाव हुआ नहीं था, और बिहार के लिए एसआईआर लेके लाया गया था। उस समय अंदेशे थे, आशंकाएं थी कि ये वोट जो चोरी करने का मामला है, और इसके जरिए 1 करोड़ या 2 करोड़ लोगों के वोट काटे जाएंगे, कुछ फर्जी वोटर इसमें जोड़े जाएंगे। लेकिन आज तो राजीव जी बिहार का चुनाव परिणाम आ चुका, और विपक्ष ये समझ चुका कि भैया एसआईआर जो कराया जा रहा है, ये इसीलिए कराया जा रहा है कि जिस तरीके से बिहार में वोट चोरियां की गई, उसी तरीके से अब ये पूरे देश में करना चाहते हैं। 12 राज्यों को उसके लिया गया है। तो विपक्ष अब पूरी तरीके से सतर्क भी है, और इसके परिणाम भी समझ रहा है कि ये किस तरीके की चीजें आगे चलकर होंगी।
तो विपक्ष तो सतर्क है राजीव जी। अब जाहिर सी बात है कि विपक्ष संसद के अंदर भी मुद्दे उठाएगा, संसद के बाहर मुद्दे भी उठाएगा, प्रधानमंत्री को विवश भी करना चाहेगा कि प्रधानमंत्री आए संसद में, आकर बात रहे प्रधानमंत्री। लेकिन प्रधानमंत्री तो जैसे नहीं आते हैं वैसे ही नहीं आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करते हैं, उस 18 घंटे में संसद में काम करना शामिल नहीं होता प्रधानमंत्री की ड्यूटी में। क्योंकि प्रधानमंत्री जब ड्यूटी की बात करते हैं, अधिकारों की बात तो करते नहीं है। प्रधानमंत्री ने ब्लॉग लिखा संविधान दिवस पे और जनता से कहा कि आप अपनी ड्यूटी निभाइए, अधिकारों की बात कीजिए ही मत। तो प्रधानमंत्री की ड्यूटी में तो संसद में आना शामिल नहीं है, चूंकि ऐसा लगता है प्रधानमंत्री को कि संसद में आना शामिल नहीं है, तो प्रधानमंत्री नहीं आते हैं। लेकिन विपक्ष इन मुद्दों को उठाएगा और राजीव जी ये बड़े मसले होंगे। मुझे लगता है कि ये SIR का मुद्दा एक बड़ा मसला होगा, बिहार में जो कुछ हुआ ये एक बड़ा मसला होगा। इसी तरीके से और कई मसले होंगे कि किस तरीके से ट्रंप जो है रोज भारत को बेइज्जत कर रहे हैं और मोदी जी खामोश बैठे हुए हैं। IMF ने जिस तरीके से झिड़की दी है वो भी मसला निश्चित तौर पे होगा। नेपाल ने नोट छाप दिया, उस नोट पे भारत के हिस्से अपने हिस्से दिखा दिए, ये मसला भी होगा। चीन किस तरीके से भारत के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है और हमारे नागरिक को फ्लाइट से नीचे उतार लेता है और 18 घंटे बंधक बनाकर रखता है, ये मसला भी होगा। बहुत सारे मसले इसमें होंगे। अब भारतीय जनता पार्टी इसके लिए लेकर आएगी राजीव जी सीधी सी कि वो वंदे मातरम लेके, एक तरफ तो आप बता रहे हैं मोदी जी की वंदे मातरम के 2 स्टेंजा लिए, पूरा वंदे मातरम नहीं लिया। दूसरी तरफ आप तुरंत निकाल दे रहे हैं कि वंदे मातरम जो है वो आप गाएंगे नहीं वहां संसद के अंदर, तो ये भी आप बता रहे हैं। तो भाई संसद के अंदर तो नहीं गाएंगे, संसद कोई संघ की शाखा थोड़ी ही वंदे मातरम नहीं गा सकते, कोई संघ की शाखा में नहीं गा सकते, संघ की शाखा में गाया भी नहीं गया। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 2 स्टेंजा लिया। अरे हेडगेवार साहब से कहते कि पूरा वंदे मातरम लेके गाते संघ की शाखाओं में, नमस्ते सदा वत्सले की जगह उसी वंदे मातरम को रखते कि भाई यही गाया जाएगा, पूरा गाया जाएगा। तो मोदी जी ऐसा करवा नहीं पाए हेडगेवार साहब से, ना गुरु गोलवलकर साहब से। चलो इन सबसे नहीं है तो मोहन भागवत जी से ही करवा लो। तो मोहन भागवत जी का ये संघ की शाखाओं में नमस्ते सदा वत्सले नहीं गाया जाएगा, पूरा का पूरा जो है वंदे मातरम गाया जाएगा। लेकिन यहाँ तो आप संसद के अंदर भी कह रहे हैं कि यहाँ वंदे मातरम नहीं गाएंगे आप। अच्छा वंदे मातरम से चलिए छोड़िए, आपको दिक्कत है, आप कहें जय हिंद भी नहीं कहेंगे। और अभी तो क्या जय पाकिस्तान बोलेंगे क्या? अगर जय हिंद भारत में नहीं बोलेंगे तो पाकिस्तान में जाकर बोलेंगे। तो ये सवाल तो बनता है राजीव जी सरकार से कि अगर हम भारत में रहकर जय हिंद नहीं बोल सकते तो क्या पाकिस्तान में जाकर जय हिंद बोलें कि अमेरिका में जाकर जय हिंद बोलें? तो मोदी जी जवाब दे दें इसका कि भाई जय हिंद जाके अगर ये भारत में नहीं बोलना है तो क्या पाकिस्तान में जाके बोलना है? बहरहाल राजीव जी कई सारे मुद्दे हैं जिन पर मुझे लगता है कि काफी तनातनी रहेगी और लगता यही है कि ये संसद का सत्र एक तो बहुत छोटा सत्र राजीव जी रखा गया है। मुझे ध्यान पड़ता है कि शायद ये पहला ऐसा सत्र होगा जब से संसद बैठना शुरू हुई है 1952 के बाद से कि इतना छोटा जो है वो शीतकालीन सत्र रखा गया है। छोटा सत्र होगा लेकिन इरादे सरकार के भी बड़े लगते हैं राजीव जी। पूरे तरीके से कोशिश की जाएगी कि संवैधानिक तरीके से भी कुछ कब्जे जो किए जा सकें। असंवैधानिक तरीके से बहुत सी चीजें हो ही रही हैं, तो लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए करना यही होगा कि फिर से जो है आप विपक्ष को पूरी तरीके से आप निलंबित करें, सरकार नहीं चलने दें। रात को 3 बजे आप संसद चलाएं और 3 बजे अचानक से जो आप कानून लेकर आए और उसको पास करा दें, जैसा कि पहले हुआ। ये सब भी होगा। तो ये सब सारी चीजें होंगी, ऐसा लगता है कि ये चीजें होंगी। लेकिन राजीव जी जो मुख्य प्रश्न है और जिसकी तरफ आपने भी ध्यान दिलाया और अंशु जी ने भी उसकी तरफ ध्यान दिलाया, हम लोग उस पर लगातार चर्चा करते रहते हैं कि लोकतंत्र किसी नेता के बचाने से नहीं बचेगा और किसी अफसर के बचाने से, किसी सुप्रीम कोर्ट के बचाने से नहीं बचेगा। सुप्रीम कोर्ट संविधान का कस्टोडियन हो सकता है, संसद कानून बनाने के लिए सर्वोच्च संस्था हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र अगर बचेगा तो लोकतंत्र जनता ही बचाएगी। क्योंकि लोकतंत्र किसी नेता की आवश्यकता नहीं है, लोकतंत्र इस जनता की आवश्यकता है। और जनतंत्र पे अगर हमला हो रहा है, इस लोकतंत्र पर अगर हमला हो रहा है तो जनता को ही उठाना होगा। क्योंकि राजीव जी शुरुआत हुई थी अल्लामा इकबाल के शेर से कि एक ब्राह्मण ने कहा है कि साल अच्छा है, तो अल्लामा इकबाल का ही एक शेर है कि वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। तो इस सरकार जो है राजीव जी ये आम आदमी की दास्तान मिटाने पर तुली हुई है। अंग्रेज चले गए, अंग्रेज भारत का इतना नहीं बिगाड़ पाए थे जितने ये काले अंग्रेज जो आ गए हैं, ये इस जनतंत्र को कुचलना चाहते हैं, लोकतंत्र को कुचलना चाहते हैं। जो हमारी लगभग 150 सालों की लड़ाई थी अंग्रेजों से, उसके नतीजे में हमको जो आज़ादी मिली, हमारे हजारों आज़ादी के नायकों ने अपना बलिदान दिया, अपना जीवन का उत्सर्ग किया, और ये जो थे ये सब पर्दे के पीछे से मिले हुए थे। ये वंदे मातरम से परेशानी इसीलिए है क्योंकि ये तो वंदे मातरम जो तो समझते थे भारत माता जो है इनकी, वो ये तो विक्टोरिया माता को समझते थे अपनी, इन्होंने कभी नहीं गाया वंदे मातरम।
तो ये इसलिए जो है इनको वंदे मातरम से ये चिढ़ होने लगी है, इसलिए जय हिंद से इनको चिढ़ होने लगी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो निश्चित तौर पे समझना जनता को है, लड़ाई जनता को लड़नी है। राजनीतिक दल आपकी लड़ाई का नेतृत्व कर सकते हैं, और आज़ादी की लड़ाई भी राजीव जी जब जनता ने लड़ी तभी आज़ादी मिली थी। महात्मा गांधी ने जो काम किया था वो आकर यही किया था कि जो आज़ादी की लड़ाई जो जनता की लड़ाई नहीं बन सकी थी उसको जनता की लड़ाई बनाया, और जब जनता सड़कों पर होती तो अंग्रेज यहाँ से भागे थे। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम विफल इसीलिए हुआ क्योंकि वो जनता की लड़ाई नहीं थी, वो राज्य रजवाड़ों की लड़ाई थी, इसीलिए विफल हुआ। लेकिन जब आज़ादी का आंदोलन जन आंदोलन बना तो वो कामयाब हुआ और अंग्रेज यहाँ से भागे। तो इसलिए कोई मतलब राजनेता जो है वो लोकतंत्र नहीं बचाएगा, वो आपकी लड़ाई का नेतृत्व कर सकता है, उसको एक दिशा दे सकता है, भटकने से रोक सकता है, लेकिन लड़ाई जो है लोकतंत्र को बचाने की वो जनता को लड़नी होगी और अपने अधिकार समझने होंगे। राजीव बिल्कुल। प्रशांत जी कुछ जोड़ रहे थे, समय खत्म हो चुका है। प्रशांत जी जल्दी। बस मैं एक सेंटेंस कह रहा हूँ कि बीजेपी नैतिक अनैतिक की बाधाओं से बहुत ऊपर है, और चुनाव आयोग को हम जानते देख रहे हैं उसमें क्या बहस करें। जी जी जी। अमलेंदु जी आप भी कुछ जोड़ना चाहते हैं? नहीं, क्या जोड़ना, सारी बातें हो चुकी हैं अब। लेकिन बस ये है कि जो नई जंग की तैयारी में इंडिया गठबंधन है, तो अब देखना ये कि जंग जो है वो संसद के अंदर भी होगी और संसद के बाहर भी होगी। तो अब यही देखना है। मुझे लगता है कि संसद के अंदर भी जंग होगी, संसद के बाहर भी जंग होगी, और मोर्चा हर मोर्चे पर खुलेगा। मतलब संसद भी गुंजायमान रहेगी, सड़कें भी गुंजायमान रहेंगी, और जनता भी मुझे लगता है राजीव जी सड़कों पर दिखाई देगी। चूंकि अब ये अधिकारों पे हमला जो है सीधे सीधे जनता के, विपक्ष के अधिकारों पे क्या हमला है, संसद रहेगी। लेकिन हाँ राजीव जी, एक चीज़ अब ये देखना है, सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है संविधान का, बहुत अच्छी बात है, संविधान का कस्टोडियन है। और जब अभिषेक मनु सिंघवी ने वहाँ दलील रखी है SIR पर करते समय, और उन्होंने जब अनुच्छेद 327 की बात रखी और साफ तौर पर कहा कि भाई चुनाव आयोग 324 से लेकर 326 तक अनुच्छेद का हवाला देते हुए जो हलफनामा दे रहा है, तो आप इसके आधार पर संसद की शक्तियाँ नहीं छीन सकते कानून बनाने की, और कानून बनाने की शक्तियाँ सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं है और चुनाव आयोग के पास भी नहीं है। तो इसलिए 327 जो है वो संसद को शक्ति देता है। अब देखना यह है राजीव जी कि वो जो संविधान के आगे माथा टेक रहे थे और बता रहे थे कि ड्यूटी आपको रखना है, उनमें से कितने लोग जो हैं जो संविधान के आगे माथा टेक रहे थे, संसद में बहस के दौरान अपनी ड्यूटी निभाते हैं कि